अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चल ठीक है बच्चों, आप आ गए हैं। आप थोड़ा सा हम तेज चलाते हैं, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। और अब मैं कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो बच्चे, काफी थोड़ा जी बच्चों, हम थोड़ा थोड़ा तेज चल रहा हूँ। चूंकि ये इसकी कैलकुलेशन जो है वो रिकॉर्डिंग में आ चुकी है, तो अगर जो आने जिनको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम उनका इंतजार नहीं करते हुए हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। सोल्यूशन आपके पास यहाँ सामने मौजूद है, और जिनका मिस हो गया है तो वो आई होप कि रिकॉर्डिंग में इसका कैलकुलेशन देख लेंगे। सोल्यूशन यहाँ भी मौजूद है और कैलकुलेट सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। कॉन्सेप्ट हमने पिछले इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। उससे पहले लाइबिलिटी इन केस ऑफ को ऑनर, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इन केस, यस, इन केस अगर कोई लाइबिलिटी, इन केस अगर एक प्रॉपर्टी है जिसके मल्टीपल ऑनर्स हैं, मींस मैंने, मेरे भाई ने, मेरे मेरी बहन ने, या फिर कुछ तीन चार लोग हैं मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे रेंट आउट कर देते हैं, या एक बिल्डिंग है जिसके पोर्शंस हैं वो तीन चार लोगों ने मिलकर लिए हुए हैं, या उसके फ्लोर्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉपर्टी बनाई थी। तो उस सूरत में जब उसको रेंट आउट किया जाएगा और जो प्रॉपर्टी आई, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो जो रेवेन्यू होगा वो ऑनरशिप के जो भी प्रोपोर्शन है, अगर 50-50% की ऑनरशिप थी, 40-60 की ऑनरशिप थी, तो जो भी ऑनरशिप का प्रोपोर्शन था उस हिसाब से वो रेवेन्यू या रेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दोनों बंदों के नाम पर इंडिविजुअली अलग अलग चार्ज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं, इनका है 80%, इनका है 20%, कुल मिला के 100% इनका प्रोपोर्शन बनता है। लेट्स एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में वो परचेज करने के लिए या बिल्डअप करने के लिए मिस्टर ए ने 80% लगा, 80% अमाउंट दी थी, और मिस्टर बी ने 20% अमाउंट दी थी। जब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीपल ऑनर्स हैं, तो उस सूरत में जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सेम इसी प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स सपोज एक टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिल फर्स्ट अगर वो टोटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी है 25 लाख, कॉमा कैपिटल लगा देते हैं, 2.5 लाख हो गए, 1 लाख और बढ़ा दो, 25 लाख कर दिया। अब इस सूरत में जो भी, याद रखिएगा जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स मिस्टर ए ने भी देना है और मिस्टर बी ने भी देना है। तो अब ये जो 25 लाख रुपए वसूल हुआ है, इस 25 लाख रुपए को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंगली। अब वो 25 लाख किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका प्रोपोर्शन जरा देख लीजिएगा।
वो ऐसे होगा कि हमारे पास ये 25 लाख है, इसका 80% निकाला जाएगा, ये बनता है 2 लाख रुपया, और इसी 25 लाख का 20% निकाला जाएगा। तो आप जब मिस्टर ए की इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो मिस्टर ए की इनकम 25 लाख नहीं होगी बल्कि 20 लाख होगी, और मिस्टर बी की इनकम 25 लाख नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है। तो मिस्टर ए को इस 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है और मिस्टर बी को 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है। तो हमारे पास जो लाइबिलिटी इन केस ऑफ को ओनरशिप की बात की गई पैराग्राफ के अंदर, इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आई बिलीव ये चीज क्लियर होगी, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 15 के अंदर ये 5 चीजें बताई गई हैं कि जो नॉन टैक्सेबल है, इस पर टैक्स नहीं दिया जाता। नंबर 1, ग्राउंड रेंट। बेटा ग्राउंड रेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इन्वेस्टोपीडिया का एक वेबसाइट है, उसको लाजमी रेफर कीजिएगा, वहां पे आप इस ग्राउंड रेंट की कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़िएगा। ग्राउंड रेंट क्या होता है? बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है, वो जमीन मैंने वो जमीन है 2 दरिया के ऊपर। अब 2 दरिया के ऊपर आपको पता है खुली जमीन है, और खुली जमीन के ऊपर रेस्टोरेंट्स बनते हैं नॉर्मली। तो एक रेस्टोरेंट ओनर मेरे पास आया और कहता है मुझे आपकी जमीन चाहिए। मैंने कहा तो बंजर जमीन है, आप क्या करेंगे इसकी? कह रहे यहाँ पर मैं अपना एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा और एक एक एक, एक टेम्परेरी सा सेटअप बनाऊंगा, और वहां पे जाके लोग सी साइड पर आकर खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप बताइए रेंट क्या लेंगे? अब इस सूरत में वो जो मैंने रेंट उनसे कहा, उन्होंने मुझे वो रेंट माहाना देना शुरू कर दिया। अब कुछ अरसे बाद वो एक होटल बना और लोगों ने आकर वहां पर खाना खाना शुरू कर दिया। अब वो जो साहब हैं, वो जो पूरी प्रॉपर्टी बनी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर लैंड भी शामिल है, उस प्रॉपर्टी के अंदर वो कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग भी शामिल है जो उन साहब ने बनाई है। बिल्डिंग के मालिक वो साहब हैं और प्रॉपर्टी यानी कि लैंड का मालिक है वो मैं हूं। अब वो साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ लैंड का किराया देते हैं और जो बिल्डिंग है उसका किराया नहीं देते, क्योंकि बिल्डिंग के ऑनर वो हैं और लैंड का ऑनर मैं हूं। तो ग्राउंड रेंट का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लैंड का ऑनर एक अलग आदमी हो और बिल्डिंग का ऑनर एक दूसरा बंदा हो। तो आप जब सूरत में जो बिल्डिंग का ऑनर होता है वो सिर्फ लैंड के लिए पैसे देता है, तो उसे हम ग्राउंड रेंट कहते हैं, और ये ग्राउंड रेंट टैक्सेबल नहीं होता है, इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना। आगे आने वाले सवालों के अंदर ग्राउंड रेंट का हेड भी आ रहा होगा, तो जहां जहां ग्राउंड रेंट आ रहा है उसको आपने लेस कर देना है टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर से। ठीक, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आपके पास ये पार्ट नंबर 3 के अंदर मौजूद होगा, इनकम हेड्स के अंदर, हेड ऑफ इनकम के अंदर। नंबर 2 है रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैप्ट ऑन लीज टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें प्लांट और मशीनरी दोनों एक साथ लीज पर या रेंट पर दी गई हैं, इस पे आने वाला जो रेंट है उस पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता। नंबर 3, रेंटल इनकम ड्राइव फ्रॉम सबलेटिंग अ बिल्डिंग और लैंड बाय अ टेनेंट। लेट्स सपोज एक ऐसा बिल्डिंग है, बिलफर्ज मैंने एक साहब से एक पूरे का पूरा लेट्स सपोज पूरे का पूरी एक बिल्डिंग मैंने किराए पर ले ली। अब किराए पर लेने के बाद मैं लमसम अमाउंट एक जो अमाउंट किराए की उन्होंने कही थी मैंने उनके हवाले कर दी। अब मैं एक आदमी हूँ या मेरी फैमिली, अब पूरी बिल्डिंग को मैंने क्या करना है? तो मैंने क्या किया, उन बिल्डिंग्स के पोर्शंस बनाए और पोर्शंस बनाकर मैंने आगे दूसरे लोगों को देना शुरू कर दिया। अब इस सूरत में जो अब मुझे जो किराया आ रहा है, इस किराए पर जो ऑनर है, रियल ऑनर, उस ऑनर को कोई भी टैक्स अदा नहीं करना। तक ऐसा रेंटल इनकम जो कि ड्राइव की जा रही है बिल्डिंग को सब लेट करके, मजीद आगे रेंट आउट करके, और ये रेंट आउट कौन कर रहा है? टेनेंट, किराएदार खुद। तो अब जो किराएदार आगे फर्दर रेंट आउट कर रहा है तो जिस पे ऑनर को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 है माइनिंग राइट्स एंड रॉयल्टी। लेट सपोज आपने किसी जमीन के ऊपर माइनिंग राइट्स ले लिया, मतलब खुदाई करने के राइट्स ले लिए, जहाँ पे आप कोई कान बनाएंगे, कोई माइन बनाना चाहते हैं, तो इस सूरत पे जो इस तरह की जमीन होगी, आप जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। प्रोविजन फॉर amenities या यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। तो इस सूरत में भी आपको किसी तरह की कोई टैक्स अदा नहीं करना, और ये जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये फुली एग्जेम्प्टेड है। ये आपको एग्जाम्पशन के हवाले से कहाँ से मिलेगी ये चीज?
ये मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस साथ खोल के रखा हुआ था ताकि हम इसको दोबारा रेफर कर सकें। और ये आपको सेक्शन 3 के अंदर जो हमने क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था, इसके अंदर एग्जम्पशंस के हवाले से भी चीजें मौजूद है। एग्जम्पशन और डिडक्शन दोनों एक साथ मौजूद है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब ये जो बताया कि ये 4 या 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये वो खास तरह की प्रॉपर्टीज हैं कि जिन पर किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, वो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। लेट्स से वो एक ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर बिल्डिंग है, तो इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अगर बिलफर्ज एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ट्रस्ट के अंडर है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ओके, आसिफ अब दोबारा ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ, शायद अब आवाज बेहतर हो रही हो। अब आवाज ठीक होगी आपको। अच्छा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी ट्रस्ट के अंडर आती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी जो कि ऑनर की अपनी रिहाइश के अंदर हो, इस पे भी कोई टैक्स नहीं देना होता, उस पर कोई रेवेन्यू पे टैक्स नहीं देना होता। और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप बिजनेस के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं तो उस पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। और साथ ही साथ पॉइंट नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रिसीव्ड एज अ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन अप टू ₹2,000 in a tax year and has no other taxable income under any other head will also be exempted। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर मैं भी क्वेश्चन लेने वाला हूं आपसे पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। एक साहब है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही है, वो जॉब नहीं करते, उनके पास सैलरी इनकम नहीं है, वो बिजनेस नहीं करते, उनके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उनके पास डिविडेंड इनकम भी नहीं आती, उनके पास कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा तो वहां से भी इनकम नहीं आ रही, उनके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ एक ही है कि उनके पास एक छोटी सी दुकान थी जिसे उन्होंने किराए पे दिया हुआ था और वहां से जो आमदन आती है वो वसूल करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। अब ये इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आती है। लेकिन अगर इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो भी अमाउंट आ रही है सालाना, अगर वो 2 लाख तक है या 2 लाख से कम है और साथ ही साथ उनके पास कोई दूसरा जरिया मुआश या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस सूरत में इन साहब को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना और ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन अगर इनकी कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम निकल आती है तो सूरत में आपको इस अमाउंट पर टैक्स देना होगा, या तो कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम हो या फिर इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो 2 लाख से ज्यादा हो, तो सूरत में इनको टैक्स देना है, वरना ये अमाउंट फुली एग्जेम्प्टेड है। मैं फिर रिपीट करूं और फिर मैं इससे क्वेश्चन करूंगा आपसे। अभी 2 शराइत हैं जिसपे आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, जितनी भी प्रॉपर्टी पे आप इनकम जनरेट करें वो फुली एग्जेम्प्टेड होती है। नंबर 1 पहली शर्त ये कि वो जो आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम ना हो, सोर्स ऑफ अर्निंग ना हो। नंबर 2, जो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट करें वो भी 2 लाख तक हो, 2 लाख से ज्यादा ना हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। इससे दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो उस सूरत में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक सवाल है आपसे और ये सवाल है मेरा इकबाल से। इकबाल जी सर। इकबाल, पॉइंट 5 के अंदर जो चीज एक्सप्लेन की है इसको देखकर क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्या समझ में आया आपको? सर पॉइंट नंबर 5। हेलो सर। पॉइंट नंबर 5 की बात हो रही है सर उसमें आपने ये कहा ना कि अगर 2 लाख से ज्यादा ना हो, और दूसरी बात है कि अगर हम कोई रेंट अगर पे कर रहे हैं, रेंट कोई दे रहा है, मतलब हम रेंट पे दे रहे हैं, उससे उसके अलावा और कोई सोर्स ना हो ठीक तो उस पे एग्जेम्प्ट है, ठीक कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक। थैंक यू इकबाल। अब मेरा यही सवाल है, अब मेरा एक और सवाल है और ये सवाल है मेरा उमैर से। उमैर बच्चे आपसे सवाल है, अब साथ हैं आप हमारे? जी ठीक है। अच्छा उमैर, गौर से बेटा सवाल सुनो और फिर जवाब दो। सवाल यह है कि मेरे पास एक कमरे का मकान था और मैंने वो किसी आदमी को रहने के लिए दे दिया किराए पर। इसके अलावा मेरे पास किसी तरह की जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे कि मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की हुई और ना ही मैं किसी तरह का बिजनेस करता हूँ। तो मैंने वो एक कमरा एक साहब को किराए दिया, उस किराए से जो भी पैसे वसूल होते हैं वो पैसे मैं अपने गुजर बसर में इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उन साहब से जो किराया तय किया है वो किराया तय किया है
उमर गौर से देखिएगा, मैंने उनसे जो किराया बस तय किया है वो है, एक मिनट मैं जरा कैलकुलेशन देख लूं। मैंने उनसे किराया वसूल किया है, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक कर देते हैं, 15,000 रुपया। अब मुझे बताइए क्या मैं इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कोई टैक्स दूंगा, हाँ या नहीं? नहीं वजह क्या है इसकी? सर, ग्राउंड रेंट में भी। ग्राउंड रेंट है ना बच्चे, नहीं तो बेटा। मतलब ये हो सकता है ना कि 2 लाख तक पहुंचा नहीं है, या शब 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 2 लाख तक नहीं पहुंचा, गुड। ठीक है जी, 2 लाख तक नहीं पहुंचा। अच्छा जी, अब मेरा एक और सवाल है आपसे, बल्कि नहीं अभी आपसे नहीं, एक और साहब से, बल्कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज ठीक है। आसिफ, आसिफ बेटा आप मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिए, आप लीव करें और दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, अब एक और सवाल है, और ये सवाल है मेरा, अजहर बच्चे आपसे सवाल है मेरा। जी सर। सवाल मेरा ये है कि मैंने उसका किराया बढ़ाकर उन साहब का 18,000 रुपये कर दिया, क्या अब मैं टैक्सेबल, क्या मुझे टैक्स देना है? अजहर, अजहर आप हमारे साथ हैं? सर आप क्या, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी, बोलिए। मुझे बताइए अगर मैं उसकी जो किराया है वो 18,000 कर देता हूँ, क्या मुझे टैक्स देना है उस पर? सर नहीं देंगे सर। सर क्योंकि 2 लाख नहीं पहुंचा इसलिए। देखो जरा, 18 लाख मल्टीप्लाई पे 12 करते हैं, 2,16,000 बन रहा है बच्चे। अच्छा सर, सॉरी सर, मल्टीप्लाई भी 12 से करेंगे ना फिर? जी जी, 2,16,000 बन रहा है तो एग्जाम्प्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा सर टैक्सेबल होगा सर। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा एक और सवाल है, और ये मेरा सवाल है मैमूना मुश्ताक से। मैमूना मुश्ताक, यस सर। अच्छा जी, अब कहानी वही है, वो एक साहब थे जिनको मैंने एक कमरा थे मेरे घर में, 2 कमरे थे, मैंने एक कमरा उनको किराए पर दे दिया, और उसके अलावा मेरे पास कोई जरिया मुआश नहीं था। मैंने उनसे किराया वसूल किया 18,000 रुपये, सालाना किराया बनता है 2,16,000 रुपये, तो मुझे इस पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स देना होगा क्योंकि ये 2,16,000 रुपये क्रॉस कर गया, 2 लाख से क्रॉस कर गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था हमारा। अच्छा जी, अब उन साहब ने ये कहा कि यार मैं भी बेरोजगार हूं, तुम भी बेरोजगार हो, एक काम करते हैं, आप अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करो तो मैं और आप मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं। मैंने कहा जी क्या कारोबार है और क्या हेल्प चाह रहे हो? उसने कहा देखो मेरा किराया आपने 15,000 रखा था पहले, उसको आप बढ़ा के आप 18 कर रहे हो, अगर आप मेरा किराया दोबारा 15,000 पे ले जाते हो तो मैं और आप मिलकर शाम के वक्त कोई चिप्स वगैरह फ्रेंच फ्राइज का एक ठेला लगा देते हैं और मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसका रेंट दोबारा कर दिया है 15,000, ठीक, और ये सालाना रेंट बनता है 1,80,000 रुपये। अब मुझे बताओ क्या मैं टैक्सेबल है या नहीं, मुझे टैक्स देना होगा हाँ या नहीं? नो सर। नो सर, अच्छा जी, चलें ठीक है। अब मेरा यही सवाल है सद्दाम से। सद्दाम मुझे बताओ क्या मुझे टैक्स देना होगा या नहीं? सद्दाम, क्वेश्चन यस और नो? अच्छा ठीक है, अब ठीक है सद्दाम, आपका जवाब मिल गया मुझे। फुरकान, फुरकान बेटा क्या मुझे टैक्स देना होगा हाँ या नहीं? सर देना होगा। देना होगा, तो आप मैं थोड़ी वजह बताएंगे कि क्यों देना होगा? सर वजह ये है कि आपने ये पॉइंट नंबर 5 में ये एक्सप्लेन किया था कि अगर सिर्फ एक ही उनकी सोर्स ऑफ इनकम हो प्रॉपर्टी तो टैक्स नहीं होगा। तो सर आप वो चिप्स से भी तो कमा रहे हैं, चिप्स का जो ठिया लगाया है। ठीक है मैमूना मुमताज, क्लियर हो गया कि इस सूरत में मुझे टैक्स देना होगा, अमाउंट 2 लाख से कम है, लेकिन
मेरे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आ चुकी है, मेरा एक बिजनेस बन चुका है और आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम दैट बिजनेस एज वेल। तो उस सूरत में मुझे वहां से भी पैसे आ रहे हैं। तो अब जो दोनों शर्तें थी कि 2 लाख से कम हो और साथ ही साथ दूसरी सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो 2 लाख से कम है, पहली शर्त पूरी हो रही है, दूसरी अदर सोर्स ऑफ इनकम ना हो, ये पूरी नहीं हो रही, तो इस सूरत में मुझे इस पे टैक्स देना होगा, ये एग्जाम्पशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में क्विज के लिए तैयार रहेगा, आपसे क्विज होगा। मैं ये पॉइंट्स जो बहुत ही आसान हैं और बच्चों वाले, मैं इसको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब नेक्स्ट क्लास में आए तो हम लोग तेजी के साथ न्यूमेरिक्स भी कर सकें और हम क्विज के लिए भी तैयार रहें। तो इसलिए ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और क्विज के अंदर भी होंगे, तो इसको अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। वेरी बेसिक और बारीक से पॉइंट्स हैं, लेकिन याद रखने। अच्छा बच्चों, अब थोड़े सब तैयार हो जाएं, डिडक्शन का सेक्शन आ रहा है। इस डिडक्शन के सेक्शन को बहुत डिटेल से देखना है, आपके क्विज का कोर सेक्शन यही है डिडक्शन। और भी क्वेश्चंस होंगे लेकिन मेजर क्वेश्चंस डिडक्शन के सेक्शन से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। और इस पे सवाल मैं अभी भी पूछूंगा और क्विज में भी सवाल है आपसे। डिडक्शंस क्या क्या चीजें होती हैं याद रखिएगा। जैसे हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी वाले सेक्शन में गए थे, तो वहां पर हमें जो सैलरी मिल रही थी, टोटल जो हमारे हाथ में सैलरी आ रही थी, उसमें से हम कुछ चीजें माइनस कर रहे थे कि यार ये एग्जेम्प्टेड है, इसमें से इस पे आपको टैक्स नहीं देना, तो वो माइनस करते चले जा रहे थे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी जो आपको रेंट की अमाउंट मिली है, इसके अलावा बाकी और मामलात भी हैं कि जिन पर आप जिन पर आपका खर्चा हो जाता है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा, आपको डिडक्शन करनी होगी, माइनस करना होगा इनकम में से, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। वो क्या क्या चीजें हैं, वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले है रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस क्या चीज है? रिपेयर अलाउंस का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी जब आप रखते हैं अपने पास, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई और प्रॉपर्टी हो, तो या प्लांट हो, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का खर्चा आता रहता है। तो जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का खर्चा आता रहता है, इस पर आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप चाहे जितने भी पैसे खर्च करें रिपेयरिंग के ऊपर, आपको लॉ में ये लेवरेज की हुई है कि जो भी आपके पास टोटल किराया वसूल किया जा रहा है, किराए का 20% या फिर 1/5 ऑफ द पार्ट, वो पार्ट आपका रेंट अलाउंस है, और वो आपने स्ट्रेट अपने रेंट की अमाउंट में से माइनस कर देना है, और वो रेंट अलाउंस की कैटेगरी के अंदर जाएगा, रिगार्डलेस कि आपने एक्चुअली वो अमाउंट पे की भी है या नहीं की। अगर की है तो इससे ज्यादा की है या कम की है, दोनों सूरतों में 1/5 ऑफ योर टोटल रेंट अमाउंट वुड बी डिटेक्टेड एज रिपेयर अलाउंस। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपने अपने पास रखी हुई है, आप ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी के, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए आपकी जेब से कुछ पैसा जा रहा होगा, और वो पैसा कहाँ से आप लगा रहे होंगे? अपने जो किराएदार है उससे आने वाली किराए में से वो पैसे निकाल के दे रहे होंगे। इसलिए हुकूमत ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी टोटल इनकम उतनी नहीं है जितना पैसा आपके हाथ में, जितना किराया आपके हाथ में आ रहा है, उस किराए को आप रिपेयरिंग की मद में खर्च भी तो कर रहे हो, तो खर्च करने के बाद जो बचेगा उस पर आपको टैक्स देना है। तो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप कैसे निकालेंगे? रेंट माइनस रिपेयर अलाउंस। क्लियर? ये डिडक्शंस के जितने भी सेक्शन थे, इन सबको माइनस माइनस करते चले जाएंगे, और अब जो अमाउंट बनेगी दैट इज टोटल रेंट, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो पीछे वाले सेक्शन से, उनमें हमने डिडक्शंस नहीं की थी, वजह क्योंकि डिडक्शन उसके कॉन्सेप्ट उस वक्त हमने सीखे नहीं थे। अब हम सीखें और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के अंदर हम डिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो रिपेयर अलाउंस का मतलब होता है कि उस प्रॉपर्टी को रिपेयर के या मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे हम रिपेयर अलाउंस कहते हैं, और ये 1/5 ऑफ द टोटल रेंट अमाउंट होना चाहिए। हो मैक्सिमम इतना है, इससे ज्यादा आप करते हो लेकिन उस सूरत में आपको डिडक्शन की इजाजत नहीं होगी, डिडक्शन की इजाजत सिर्फ 150 होगी। लेट सपोज आपने रेंट अमाउंट वसूल की है पूरे साल में, आपने 10,000 रेंट लिया था, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, और आपके पास जो टोटल अमाउंट बनती है दैट इज 1,20,000 बनी। अब आप करेंगे क्या इस 1,20,000 के साथ?
ठीक, अब जो लेस डिडक्शंस में जाएंगे और सबसे पहले आपने रेंट अलाउंस लेना है। और रेंट अलाउंस कितना होगा? अच्छा, रेंट अलाउंस के लिए वर्किंग करेंगे तो रेंट अलाउंस की वर्किंग किस तरीके से की जाएगी? आपने 1,20,000 लेना है, जो भी आपने रेंट कलेक्ट किया पूरे साल के अंदर, उसे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 डिवाइडेड बाय 5, 1/5 कर देंगे। ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगी दैट इज योर डिडक्शन, और इसे आप माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप माइनस करेंगे और आपके पास जो टोटल इनकम बनेगी, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वुड बी 9,96,000 रुपीज। ठीक है, ये बेटा ये बात सबको समझ में आ रही है? ये 150 हो गया। अगर बिल पर आपने एक्चुअल रिपेयर के ऊपर, सॉरी ये रेंट अलाउंस नहीं, सॉरी ये रिपेयर अलाउंस, रिपेयर अलाउंस। तो ये रिपेयर पे अगर आपने लेट सपोज ज्यादा अमाउंट भी खर्च की हुई हो, 24,000 नहीं खर्च किए हुए, ज्यादा भी खर्च किए हैं, तो उस सूरत में भी आपको लेवरेज सिर्फ 24,000 की मिलेगी। और बिल पर अगर आपने 24 नहीं 15,000 खर्च किए तब भी आपको लेवरेज 24,000 की मिली, तो आपने 24,000 ही माइनस करने होंगे। जी, क्वेश्चन है किसी का? सर जी किसी? हाँ जी अजहर। सर ये समझ में नहीं आया सर। ठीक है, अच्छा मैं बाय रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, बिलफर्ज आप मालिक मकान है और मैं किराएदार हूँ, मैं आपके पास आया एक 2 कमरे का मकान किराए पे लेने के लिए, आपने वो मकान मुझे किराए पर दे दिया और आपने कहा कि आपसे मैं 10,000 रुपया महीना किराया वसूल करूंगा। तो कुल मिलाकर पूरे साल में 1,20,000 रुपया मैंने किराए की सूरत में आपके हवाले कर दिया। अब हुकूमत पाकिस्तान देख रही है आपको कि आपने कितनी अमाउंट दी है, हुकूमत पाकिस्तान देख रही है कि आपने कितनी अमाउंट जनरेट की है। तो हुकूमत पाकिस्तान आपसे ये कहती है कि भाई प्रॉपर्टी भी तो आपके पास है, प्रॉपर्टी भी कितना कमाया? तो आपने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी पर एक बंदे को 10,000 रुपए किराए पर दे दिया था, कुल मिला के साल मैंने 1,20,000 रुपया कमाया। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी लाओ जी 1,20,000 के ऊपर कितना टैक्स बनता है निकालो। तो आपने कहा बिल्कुल 1,20,000 मैंने उस बंदे से वसूल किए, लेकिन साथ ही साथ मैंने पैसे खर्च भी किए अपने प्रॉपर्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कितने खर्च किए और किस वजह से खर्च किए? आपने कहा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को रिपेयर करवाया था और रिपेयर में इतना पैसा लग गया, रिपेयर में 30,000 लग गए, फिर रंग करवाया 15,000 उस पर लग गए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको ये कहा जाएगा या लॉ आपको ये कहता है कि आपने चाहे जितने की भी रिपेयरिंग करवाई हो पूरे साल के अंदर, आपने चाहे जितने की भी रिपेयरिंग करवाई हो, आपका जो भी टोटल रेंट अमाउंट सालाना जो आपने वसूल किया है उसका 1/5 या फिर 20% जो भी अमाउंट बनती है, सिर्फ उस हद तक अमाउंट आपको छोड़ दी जाएगी। बाकी सारी अमाउंट आपको रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की मद में टैक्स के तौर पर अदा करनी होगी। मींस इस सूरत में आपकी इनकम 1,20,000 रुपए तस्वुर नहीं की जाएगी रेंट अमाउंट, बल्कि आपकी इनकम तस्वुर की जाएगी 96,000। ये 24,000 उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ये 24,000 क्यों माइनस कर दिया जाएगा? रिपेयर अलाउंस की सूरत में। और हुकूमत पाकिस्तान ये समझेगी ये आपका खर्चा हुआ है रिपेयरिंग करवाने की वजह से 24,000 रुपया। अब ये 24,000 कहाँ से आया? टोटल रेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाया है 1 डिवाइड बाय 5। ये 1 डिवाइड बाय 5 कहां से आया? यहां लिखा हुआ ये रहा, डिडक्शन इज 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, अच्छा अब अगर बिलफर्ज आपका खर्चा 24,000 से ज्यादा हुआ, हुकूमत पाकिस्तान कहेगी कि 24,000 से ज्यादा हुआ है, फिर भी ये हमारा सर दर्द नहीं है, आपको रियायत मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ 1/5, सिर्फ और सिर्फ 1/5 जो लॉ में यहाँ लिखा हुआ। ठीक, अच्छा जी, अब मेरा सवाल बनता है, हाजिर क्लियर हो गया बच्चे? यस सर, यस सर। सर अब 96 पे टैक्स लगेगा, 96,000 96 पे टैक्स लगेगा। अच्छा जी आसिफ, सर
ठीक है, थैंक यू। आसिफ बेटा आपसे सवाल है मेरा। यस सर। बेटा ये बताइएगा, बिलफर्ज मेरी एक प्रॉपर्टी है और मैंने किसी को उसे रेंट पे दी हुई है और उस पर मैं रिपेयर अलाउंस मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? कितना ले सकते हैं सर? हाँ, मैं छूट डिडक्शन कितने की कर सकता हूँ? 1/5। ठीक है, 1/5, ठीक है जी, थैंक यू। चलो अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो प्रॉपर्टी पे लगते हैं। लेट्स सपोज दूसरा है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम। बिलफर्ज अगर आपने किसी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस करवाई थी प्रॉपर्टी की और उस पर जो प्रीमियम आपने दिया है वो प्रीमियम भी आपको डिडक्शन की मद में छोड़ा जा सकता है। उस पर भी वो भी, जैसे आपने रिपेयर अलाउंस माइनस किया था, उससे किसी डिडक्शन भी माइनस करनी, ये इंश्योरेंस प्रीमियम भी माइनस करना होगा। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई परसेंटेज नहीं गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई परसेंटेज नहीं है। जितनी अमाउंट आपने अदा की है उतनी ही अमाउंट आप यहां से माइनस करेंगे। बिलफर्ज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम था आपका, आपने 6,000 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो ये 6,000 ही माइनस किया जाएगा। सॉरी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अलावा आगे है म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड अदर लोकल टैक्सेस। अच्छा, कोई भी लोकल टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी और नेट आउट द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी पेबल टू द लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट इन द एयर नॉट बीइंग अ टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप जिस सूबे के अंदर रह रहे होते हैं उस सूबे के अलग टैक्सेस लग रहे होते हैं, या अगर आप यूएस की बात करते हैं तो स्टेट्स के अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो अगर आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस या दूसरे लोकल टैक्सेस अदा किए हैं तो वो टैक्सेस भी आप यहाँ पर माइनस करेंगे, जस्ट लाइक एडवांस टैक्स के तौर पर। याद है हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा था, तो वहां पे हम एडवांस टैक्स जो भी हमने अदा किया होता वो भी सब हम माइनस करते रहते थे। ये भी उसी तरीके से म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं जो एडवांस टैक्स की तरह यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। इसको अदर लोकल टैक्सेस का नाम दे देते हैं और ये अमाउंट भी हम माइनस करेंगे। ठीक, फॉर्मूला बना देते हैं ताकि ये खुद को एडजस्ट करता रहे। म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने अदा किए हैं पूरे साल के अंदर 15,000। अब देखिए, जैसे मैं अमाउंट टाइप करता चला जा रहा हूँ, टोटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1,20,000 से कम होकर 75,000 रह गई है। अच्छा, इसके बाद है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट के बारे में पहले ही पढ़ चुका है। ग्राउंड रेंट भी एग्जेम्प्टेड है, इस पे भी आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। अब आ गया प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन बोरोड मनी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गौर से देखिएगा। बिलफर्ज आपने एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए किसी बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा ले लिया। आप जब कर्जा लेंगे तो उस कर्जे की अदायगी तो आपने करनी है। तो जब भी आप कर्जे की अदायगी करेंगे और पैसे वापस करने जा रहे होंगे तो याद रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट उस कर्ज पे आप अदा करोगे, उस इंटरेस्ट की अमाउंट को आप यहाँ पर रिडक्शन में माइनस कर सकते हो, बट मेक श्योर ओनली द इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को आप माइनस नहीं करेंगे। बिलफर्ज मैंने एक जमीन खरीदी, जमीन मेरे पास खरीदी और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मुझे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन तो करनी है। अब मुझे लगा कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन पैसे अपने जमा होने का इंतजार करूंगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन महंगी हो जाएगी और फिर मैं नहीं करवा पाऊंगा। मैं गया एक होम फाइनेंसिंग बैंक के पास और मैंने कहा कि मुझे, मेरे पास ये जमीन है और मैंने जिस पे कंस्ट्रक्शन करवानी है, आप मुझे लोन दे दें, कर्जा दे दें। उन्होंने मुझे कर्जा दे दिया। मैंने उनसे कर्जा लिया है कोई 30,000 रुपीज का, 30 लाख रुपीज का। मैंने उनसे 30 लाख या 35 लाख का, बिल्कुल 30 लाख रुपए का मैंने उनसे कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लिया और मैंने कंस्ट्रक्शन करवा दी। अब हर साल मुझे अपने बैंक को 2 अमाउंट्स भेजनी होती हैं। पहली प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही साथ इंटरेस्ट की अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये होता है कि मैंने जो अमाउंट आपसे 30 लाख ली थी, ये 30 लाख में से मैं ये पैसा वापस कर रहा हूँ और इससे मैं इजाफी पैसा आपको इंटरेस्ट की शक्ल में दे रहा हूँ। तो अब लॉ ये कहता है अगर आपने बोरो की अमाउंट, मनी बोरो की हुई है
प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस सूरत में जब उस पर आप रीपेमेंट करते हुए इंटरेस्ट अमाउंट या प्रॉफिट आप पे करेंगे उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट की अमाउंट माइनस की जाएगी डिडक्शन के सेक्शन में से, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नहीं की जाएगी, और वो भी एग्जेम्प्टेड है, उस पर भी आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, और मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है 5,000 इस साल के अंदर, वो भी माइनस करेंगे, और मेरी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई है 70,000। बट मेक श्योर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल रेंट अमाउंट की, इंटरेस्ट अमाउंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं हो रही। अच्छा, शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक और सेक्शन है। ये क्या चीज होती है? ये चीज ये होती है कि बिल फर्ज मैंने एक होम फाइनेंसिंग बैंक के पास गया, और वहां पे जाके मैं ये कहता हूँ कि मुझे आप प्रॉपर्टी मैंने खरीदनी है, और मेरे पास पैसे इतने हैं और बाकी पैसे नहीं है, और मैं प्रॉपर्टी खरीदना भी चाह रहा हूँ। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कोई मसला नहीं, आपके पास जितने पैसे हैं वो रखें, बाकी पैसे मैं दे देता हूँ, लेकिन जो ऑनरशिप होगी वो हम दोनों आपस में शेयर करेंगे। मींस उसके एक नहीं बल्कि 2 मालिकान होंगे, और 2 मालिकान हमने अभी देखा था कि वो हो सकते हैं, हमने को ऑनरशिप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी, 2 या 2 से ज्यादा मालिकान हो सकते हैं। तो आपने इस सूरत में आपने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी अपने साथ मालिक बना लिया। अब जो भी किराया आएगा वो किराया आप और आपका वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में शेयर करेगा, और किस प्रोपोर्शन पे शेयर करेगा? जिस प्रोपोर्शन के ऊपर आप दोनों ने वो चीज खरीदी थी। बिल्ड फॉर आपने 80% उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 20% दिया है, तो जो भी रेंट आएगा उसका 80% आपके पास रहेगा और 20% उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन मॉर्गेज। अगर ये अगेन ये वही बात है, अगर आपने एक ये भी डिडक्शन के जुमरे में जाएगा, वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्जेस, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन सच मॉर्गेज और चार्ज। बिलफर्ज आपकी एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आपने गिरवी रखवा दिया है, किसी रहन रखवा दिया है किसी बैंक के पास, आप इस पर जो आप मॉर्गेज पे इंटरेस्ट दे रहे होंगे, और लाजमी गिरवी रखवा के आप कर्जा लेते हो, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लिया था, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो एग्जेम्प्टेड है। इसी तरीके से आप जो मॉर्गेज करवाते हो कोई अपना प्रॉपर्टी, इस पर जो आपको इंटरेस्ट देना होता है वो भी एग्जेम्प्टेड है, उसे भी आप डिटेक्ट करोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, ये लास्ट है, और यहीं पर हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और यहीं तक आपका क्विज भी होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत दूर है, बहुत दूर जगह पे मौजूद है प्रॉपर्टी, तो उस सूरत में आपने वो उस रेंट को कलेक्ट करने के लिए जो पैसे खर्च करने होंगे उसे आप कलेक्शन चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कहते हो। अब ये अमाउंट जो होती है, ये इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली जैसे आप एकोमोडेशन अलाउंस या एकोमोडेशन फैसिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था एक हमारे पास सैलरी वाला, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। कैसे? एनी सम पेड और पेएबल बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस टू कलेक्टिंग द रेंट और 6% ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स बिफोर अलाउंस एनी अदर डिडक्शन। आपने क्या करना है कि जो भी अमाउंट आपके पास इकट्ठी होगी रेंट की, उस रेंट का 6% निकालना है और निकाल कर अमाउंट साइड पे रख देनी है, और उसके बाद एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपने पे किए हैं उन दोनों को आमने सामने रखना है। विच एवर इज लेस आप उसे यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे, और दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस का सेक्शन। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, और अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट हमारे पास बाकी है और उसमें ही हमारी बात खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्विज होगा, और उस क्विज के अंदर आपने ये जो डॉक्यूमेंट है इसके जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, पेज नंबर 142 एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, जहां तक खुद को प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। और अगली क्लास में आपका क्विज है। मैं यहाँ पे सेशन को खत्म कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप 5 मिनट और इंतजार करें। जैसे ही मेरी वीडियो कंप्लीट होती है मैं दोबारा वापस आता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन
आज की क्लास के अंदर वो हम क्वेश्चन आपका लेते हैं, वो 5 मिनट का सेशन लेते हैं और उसके बाद आज के लिए आपकी छुट्टी। तो मैं अपना ये सेशन अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।